हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फिजिक्स एसपीसी इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स का एक क्वेश्चन। टू स्मॉल आइडेंटिकल इलेक्ट्रिक डायपोल, इंपॉर्टेंट वर्ड है ये। ए बी एस सी डी ईच डायपोल मोमेंट पी वेक्टर आर kept at an angle 120 degree to each other in an external electric field E pointing along x-axis as shown in the figure. Find the dipole moment of the arrangement, magnitude and direction of net torque acting on it. ठीक है, तो डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन की तरफ से किधर होती है? नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। एक पॉइंट पता होना चाहिए ये। ठीक है, तो नेगेटिव चार्ज देखो, ये ए बी डायपोल है, ये नेगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है। तो डायपोल मोमेंट की जो डायरेक्शन होती है वो नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज होती है। तो इसके डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन ऐसे हो गई P। इसे P1 कह लेता हूं अभी P। ये डायपोल ए बी का डायपोल मोमेंट हो गया, मैग्नीट्यूड लिखा है बस, केवल मैंने डायरेक्शन दिखा दी है मैंने, नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। ऐसे ही सी डी डायपोल है, ये नेगेटिव चार्ज है और ये पॉजिटिव चार्ज है, और डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन होती है नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। तो ये डायरेक्शन दिखा दें ऐसे, और मैग्नीट्यूड दोनों का बराबर है P2 ए बी P, है ना, मैग्नीट्यूड बराबर है P। ठीक है ना, आइडेंटिकल डायपोल है। अब इन दोनों का नेट डायपोल मोमेंट निकाल लो। तो नेट डायपोल मोमेंट निकाले हैं तो वेक्टर फॉर्म से निकाल सकते हैं। P नेट इज इक्वल टू P1 वेक्टर प्लस P2 वेक्टर, लेकिन हमें मैग्नीट्यूड निकालना है P नेट का। तो ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन लगा लो रूट के अंदर, दो वेक्टर के एडिशन का, फर्स्ट वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस सेकेंड वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस 2 फर्स्ट वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेकेंड वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस। P1 जिन दो वेक्टर को ऐड कर रहे हैं उनके बिटवीन एंगल, तो एंगल बिटवीन P1 वेक्टर एंड P2 वेक्टर। तो P1 वेक्टर और P2 वेक्टर के बीच में एंगल यहाँ पे दे रखा है टेल टू टेल, देखो 120 डिग्री। और टेल टेल लेते हैं या हेड हेड लेते हैं, यहाँ पर टेल टेल दे रखा है, या हेड हेड भी ले सकते हैं, टेल हेड कभी नहीं लेते, ये ध्यान रखना। तो यहाँ पे पहले पुट कर दो, लेकिन मैग्नीट्यूड में बराबर है ये, तो यहाँ लिख सकते हैं P का स्क्वायर प्लस P का स्क्वायर प्लस 2P इंटू P, तो P स्क्वायर और कॉस 120 डिग्री। तो नेट डायपोल मोमेंट आ जाएगा ये 2P स्क्वायर प्लस 2P स्क्वायर, इसकी वैल्यू माइनस के 1/2, 2 से ये 2 कट गया, कॉस 120 की वैल्यू माइनस के हाफ होती है, तो एक वो माइनस के P स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा नेट डायपोल मोमेंट P नेट इज इक्वल टू आपका 2P स्क्वायर माइनस P स्क्वायर, दैट मीन्स रूट के अंदर P स्क्वायर P आ गया बेटा। ये नेट डायपोल मोमेंट का मैग्नीट्यूड आ गया। अगर आप चाहते हो इसे वेक्टर फॉर्म में लिखना, तो पहले बताओ इस नेट डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या होगी। तो P1 P2 बराबर है, जब P1 P2 के मैग्नीट्यूड इक्वल हों तो जो रिजल्टेंट होता है वो P1 P2 के बिटवीन जो एंगल है उसके बाइसेक्टर से पास होता है। अगर P1 P2 मैग्नीट्यूड में इक्वल हो तो ये मैग्नीट्यूड में इक्वल है, इसीलिए इनका रिजल्टेंट बाइसेक्टर से जाएगा 120 डिग्री के। ये P नेट हो गया बेटा, ये डायरेक्शन हो गई। तो 120 का बाइसेक्टर है, तो ये वाला एंगल कितना हो गया 60, और ये वाला भी 60 हो जाएगा, यहाँ से ये वाला 60, तभी तो 120 होगा। लेकिन ये सोचो ये 60 है तो एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है नेट डायपोल मोमेंट 30। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अभी बताऊंगा। चलिए अब इसे वेक्टर फॉर्म में लिखना है, तो इस दृश्य में यूनिट वेक्टर होता है आई कैप और इस दृश्य में यूनिट वेक्टर होता है जे कैप। तो इस आई कैप का इस दृश्य में कंपोनेंट कर लो, तो आई कैप का इस दृश्य में कंपोनेंट करेंगे अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहते हैं नेट डायपोल मोमेंट को, तो है ना। तो इसका इस दृश्य में कंपोनेंट आएगा, देखो यहाँ कर देता हूँ, खराब नहीं कर रहा उसको, ये डायपोल मोमेंट है P नेट। अब ये आई कैप है, तो आई कैप से ये कितना एंगल बना रहा है 30 डिग्री। तो इस दृश्य में इसका यूनिट वेक्टर क्या होगा I cos 30। ठीक है, अच्छा ये जे कैप है, तो ये इससे कितना एंगल बना रहा है 60 डिग्री, इसलिए इस दृश्य में इसका कंपोनेंट कितना होगा जे कैप का, जे कैप cos 60 डिग्री। इसीलिए इस दृश्य में जो यूनिट वेक्टर होगा एन कैप, इस दृश्य में यूनिट वेक्टर जो होगा एन कैप, वो लिखेंगे हम आई कैप cos 30 प्लस जे कैप cos 60 डिग्री। दैट मीन्स cos 30 की वैल्यू होती है √3/2 आई कैप, और ये हो गया 1/2 जे कैप। ये यूनिट वेक्टर हो गया बेटा। इसीलिए नेट डायपोल मोमेंट लिखना चाहे वेक्टर फॉर्म में, तो नेट डायपोल मोमेंट का मैग्नीट्यूड और साथ में यूनिट वेक्टर,
इसकी और इसकी डायरेक्शन सेम होनी चाहिए। तो ये इसी डायरेक्शन में तो निकाला है मैंने नेट डायपोल एन कैप, इस डायरेक्शन में मैंने यूनिट वेक्टर एन कैप मान लिया है और एन कैप की वैल्यू निकाल ली मैंने कंपाउंड करके आई और जे का वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे। तो पी नेट वेक्टर फॉर्म में आ जाएगा, पी का नेट का मैग्नीट्यूड तो पी है और एन कैप आया है √3/2 आई कैप प्लस 1/2 जे कैप। तो चाहो तो इसे ऐसे ले सकते हो, पी नेट √3/2 पी आई कैप और 1/2 पी जे कैप। अब यहाँ से मैग्नीट्यूड निकाल के देखो, आई के कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे के कोएफिशिएंट का स्क्वायर सॉल्व करो, पी आएगा मैग्नीट्यूड। तो मैंने ये वेक्टर फॉर्म में लिख दिया है, ठीक है, पूछा नहीं है, आप चाहो तो इसे यहीं छोड़ सकते हो, ये नहीं करना आपको, ठीक है। चलिए दूसरा पार्ट इसमें क्या है, सेकंड पार्ट बी। सेकंड पार्ट में हमसे पूछ रहा है मैग्नीट्यूड भी पूछ रहा है और डायरेक्शन भी पूछ रहा है नेट टॉर्क की। यहाँ पे पूछा है, देखो मैग्नीट्यूड भी पूछा है, डायरेक्शन भी पूछी है ना। तो ये तो टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, पी ई साइन थीटा। ये और थीटा किसके बिटवीन एंगल होता है, एंगल बिटवीन पी वेक्टर एंड डायरेक्शन ऑफ ई वेक्टर। तो यहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड लेना है बेटा, हमें नेट डायपोल मोमेंट लेना पी, और इलेक्ट्रिक फील्ड हमें दे रखा है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है पॉइंटिंग अलोंग एक्स एक्सिस। तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस डायरेक्शन में दे रखी है हमें, ई वेक्टर। तो ई वेक्टर और नेट मैग्नेटिक फील्ड, नेट डायपोल मोमेंट, सॉरी, इलेक्ट्रिक फील्ड और नेट डायपोल मोमेंट के बीच में एंगल कितना है, देखो 30 डिग्री, ठीक है। अब ये काम आ रहा है हमारे, तो ये 30 डिग्री है बेटा, यहाँ पे नेट के लिए देखेंगे, है ना। तो टॉर्क निकल आएगा, नेट डायपोल मोमेंट का मैग्नीट्यूड तो पी है, एंगल ई, इलेक्ट्रिक फील्ड ई है मैग्नीट्यूड में, और ये साइन 30 डिग्री। तो ये आ जाएगा 1/2 पी ई, लेकिन ये तो मैग्नीट्यूड निकला। अगर डायरेक्शन निकालनी है इसकी, तो टॉय इज इक्वल टू वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं, वो लिखते हैं पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर, ऐसे लिखते हैं। तो क्रॉस प्रोडक्ट पी क्रॉस ई की डायरेक्शन निकाल लो, वही डायरेक्शन टॉर्क की होगी। तो अपना राइट हैंड से निकालते हैं क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन। राइट हैंड ले लीजिए, पहले वेक्टर की डायरेक्शन में फिंगर रखिए, रख ली। फर्स्ट राइट हैंड की फिंगर को पहले वेक्टर की डायरेक्शन में रखिए और अपनी राइट हैंड की फिंगर को घुमाइए, किधर से घुमाइए, पी से ई की तरफ घुमाइए, स्मॉल एंगल से, पी से ई की तरफ कर्ल कर लिए अपनी फिंगर को, राइट हैंड की फिंगर को स्मॉल एंगल से। तो जिधर थंब आ जाएगा वो थंब पी क्रॉस ई की डायरेक्शन को बताएगा, दैट मीन्स टॉर्क की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। तो देखो, और ये श्योर करो कि आपकी फिंगर पी से ई की तरफ ही घूमनी चाहिए, वो भी स्मॉल एंगल से। थोड़ा सा मैं इसको ऊपर कर देता हूँ डायरेक्शन समझाने के लिए। अब जो समझो, मैंने अपनी पहले मेरे को पी से ई की तरफ छोटे एंगल से घुमाना है, तो देखो छोटे एंगल से मैंने घुमा दी अपनी फिंगर, ऐसे घूमनी चाहिए आपकी फिंगर बेटा। पहले राइट हैंड की फिंगर रखी मैंने ऐसे, लेकिन ऐसे घूम रही है, देखो गलत। मैंने ऐसे रखा, पी वेक्टर की डायरेक्शन में फिंगर रख ली राइट हैंड की, राइट हैंड वेक्टर की, राइट हैंड की पी वेक्टर की डायरेक्शन में, और पी से ई की तरफ छोटे एंगल से घुमाया, थंब की तरफ आ रहा है नीचे की तरफ। तो ये पी क्रॉस ई की डायरेक्शन आई नीचे की तरफ, दैट मीन्स नेगेटिव जेड एक्सेस में आ रही है, नीचे नेगेटिव जेड एक्सेस होगी। तो इसकी जो डायरेक्शन आ रही है अलोंग माइनस के जेड एक्सेस, और नेगेटिव जेड एक्सेस में जो यूनिट वेक्टर होता है वो माइनस का के कैप होता है, इसीलिए इसे वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें तो टॉय, ये वेक्टर हो गया, ये मैग्नीट्यूड हो गया, और साथ में यूनिट वेक्टर। यहाँ पे ऐसा यूनिट वेक्टर आता है कि इसकी और इसकी डायरेक्शन सेम हो बेटा, इंपॉर्टेंट है ना। तो यहाँ पे के कैप ही क्यों लिखा, इसीलिए लिखा क्योंकि टॉर्क की डायरेक्शन आ रही है वो अलोंग नेगेटिव जेड एक्सेस आ रही है, और नेगेटिव जेड एक्सेस के अलोंग जो यूनिट वेक्टर होता है वो माइनस के कैप होता है, इसलिए लिख दिया। तो हाफ पी ई और ये माइनस का ये के कैप, ये वेक्टर फॉर्म में हो गया। ये लो वेक्टर फॉर्म में लिखना तो ऐसे लिख दो, और डायरेक्शन लिखनी है, ये डायरेक्शन है और ये मैग्नीट्यूड है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन जरूर समझ में आया होगा। पढ़ते रहिए और खुश रहिए।